हम लोग अ, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता क्यों है, तो इसके पीछे क्या रीजन है। या तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता होगा, या तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता होगा। यही रीजन होते हैं कि कोई भी एलिमेंट क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्डिंग करता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का पहला रूल यही है कि वो चीज़ों क्या करना चाहेंगे, अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी बॉन्डिंग तो हो रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं तेरे को बोलूँ बेरिलियम का 4 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बेरिलियम कितने बॉन्ड बनाएगा, 2,2। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और 2 ही बॉन्ड बनाएगा। बट रूल के हिसाब से आना क्या चाहिए, 2 के बाद कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। राइट है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देके अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। ठीक है, जबकि इसको कंप्लीट क्या करना चाहिए था, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए था। जैसे अगर मैं बोलूँ बोरॉन है, बोरॉन 5 है तो 2,3। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को देके बॉन्ड बना लेता है। राइट है, बट तुमको पता है बोरॉन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। मेटलॉइड है। अब मेटलॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो मेटल भी की प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करता है और नॉन मेटल की भी। तो कंफ्यूजन ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा या 5 लेके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाता है, और सही भी है, बोरॉन 3 बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, मान लो अगर इसने हाइड्रोजन से ऐसे 3 बॉन्ड बना लिया, बट अगर मैं बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p क्या 1। ठीक है, अगर तू ग्राउंड स्टेट में इसको देखेगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसके साथ क्या होता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, जिससे हमको ये पता चलता है कि बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है, 1, 2, 3। लेकिन इसके पास स्टिल क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। राइट है, तो बॉन्ड बॉन्ड बनाने के बाद अगर किसी एलिमेंट को स्टिल अगर इलेक्ट्रॉन की नीड है, जैसे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे तो ये छोड़ेगा क्या, खींच लेगा ना उनको। तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, तो जब भी मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड ना, इसका मतलब उनकी बॉन्डिंग वगैरह सब हो चुकी है, फिर भी उसके पास कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। समझा अभी। राइट है, तो ऐसे कंपाउंड तो किसी के पास रख देगा ना, मान ले यहाँ पे वाटर है, तो ये कंपाउंड क्या करेंगे मालूम है, वाटर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं पूरी तरह वाटर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे अपनी तरफ, स्टिल ये क्या करना चाहेंगे, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और अगर तुम देखो तो बोरॉन का ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट हो रहा है। कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए तो ये एकदम स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ क्या कोशिश करता है, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे कंपाउंड को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अभी समझो तुम लोग डालो B2H6। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरेन। ध्यान से देखना क्या होता है। हाँ, उसका एग्जाम्पल है जो लास्ट टाइम तुम लोग ने लिखा था लास्ट लेक्चर में, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ये उसका पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। राइट है, मान लेते हैं कि बोरॉन ऐसे 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो बोरॉन तो हमको ऐसे दिखना चाहिए था, क्योंकि 3 बॉन्ड, इसकी एबिलिटी 3 बॉन्ड बनाने की, और एक इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। लेकिन BH3 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, ये कंपाउंड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करता है मालूम है,
B2H6। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही दूसरा BH3 इसके पास आएगा, मान लो एक BH3 और आ गया ऐसे, ठीक है, तो अब क्या होने लगता है मालूम है? इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये वैकेंट ऑर्बिटल अपनी तरफ क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। एक बार तुम लोग सोच के देखो, इसको अगर मैं हटा दूं, ठीक है, ये वाले को हटा दूं अगर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें मैं फिल कर दूं, तो ये बोरॉन स्टेबल हो गया क्या? 8 हो गया ऑक्टेट, ठीक है, स्टेबल हो गया। और एक बार अगर मैं इसको हटा दूं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट में चले जाएं, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में बोरॉन करते क्या है मालूम है? इंग्लिश का कोई वर्ड है, मूवमेंट अर्ली। मूवमेंट अर्ली का मतलब होता है कभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में जाएंगे, कभी इसके में। वैसे ही इस दोनों हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन कभी इस ऑर्बिटल में आएंगे, कभी इस बोरॉन के पास। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, जिसके वजह से BH3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर बोरॉन हाइड्राइड, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं, बोरॉन हाइड्राइड अगर तुमको बनाना है ना, तो तुम BH3 कभी भी नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि दूसरा BH3 उससे इस फेनोमेना में एक बॉन्डिंग करता है। अब देखो, अगर मैं इसमें देखूं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है? सेंटर कितने में है? एक बोरॉन, दो बोरॉन और हाइड्रोजन। तो सेंटर 3 है, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने बना रहे हैं? खाली बॉन्ड, खाली यही दोनों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे ही बॉन्डिंग को हम लोग 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, राइट है। एक नीचे बन रहा है और एक ऊपर बन रहा है ऐसे, ठीक है। या तो इनको दूसरे वर्ड में मैंने क्या बताया था? ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, ब्रिजिंग कर रहे हैं। या फिर इन्हीं को तीसरे वर्ड में बनाना बॉन्ड बोला जाता है। ये बहुत फेमस वर्ड है, बनाना वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो साइड वाले हाइड्रोजन है, इन पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो ये जो साइड वाले हाइड्रोजन्स होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बोलोगे? टर्मिनल हाइड्रोजन, साइड वाले। और जो बॉन्डिंग में हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन, राइट है। ये दोनों हाइड्रोजन क्या बोले जाएंगे? यही ब्रिज बना रहे हैं ना इन दोनों के बीच में, तो ब्रिज हाइड्रोजन और टर्मिनल हाइड्रोजन। अब तुम लोग ध्यान से देखो, ये बॉन्ड अगर बनेगा यहाँ पे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा या पाई? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो फाइनली इस बोरॉन के पास कितने बॉन्ड है? दो। दो कहां से रे? देख, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। इसका मैंने क्या बोला? ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो बहुत माइनर सेकंड में ये सब ट्रांसफर होता है, तो ये बॉन्ड भी काउंट होगा और ये बॉन्ड भी काउंट होगा। तो एक बोरॉन के पास कितने बॉन्ड है? 4 सिग्मा है, ठीक है। इस वाले बोरॉन पे भी कितने सिग्मा काउंट होंगे? 4। तो दोनों बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? पकड़े 2p3। 4 सिग्मा होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? ठीक है, समझा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रिज बॉन्ड क्या होते हैं, बनाना बॉन्ड क्या होते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। ये तो हम लोग ने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको नाम दे दिया है, बट मॉलिक्यूल में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ऐसी बॉन्डिंग होती है। किस मॉलिक्यूल में होगी या किस कंपाउंड में होगी? क्या आंसर दोगे? ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये किस टाइप के कंपाउंड में देखने को मिलेगी? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे ना, जो अगर जिसके पास पूरी तरह से ऑक्टेट कंप्लीट है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा क्या कभी भी?
ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने टॉपिक डाला था इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। तो जो डिफिशिएंट होते हैं वो ऐसी टाइप की बॉन्डिंग शो करते हैं, बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? लिखो फटाफट। हाँ, ये बॉन्ड लेंथ है रे। देख, ये बोरॉन से ये बोरॉन का जो डिस्टेंस है वो 1.77 एंगस्ट्रॉम है। बोरॉन से हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है। इस हाइड्रोजन से इस बोरॉन का जो डिस्टेंस है 1.22। ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये हाइड्रोजन स्टेबल है, ये हाइड्रोजन कभी इधर कभी इधर, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। अगेन बोरॉन बोरॉन के बीच का भी डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने तुमको बताई है पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो, उसी के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, तो छाप लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है ए और बी, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो सीधी सी बात है कहीं दूसरा ए बी बना होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, ब्रिजिंग कर लेगा। राइट है, अब ये पूरा एक कंपाउंड काउंट होगा। राइट है, क्योंकि इसने क्या कर लिया, इसे ब्रिजिंग कर लिया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए। अब ये क्या हो गया, पूरा एक कंपाउंड हो गया। तो ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बन गया। राइट है, बट जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके स्टेबल चीजें बनाते हैं ना, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमर्स। ठीक है, 3 मिले होते तो मैं क्या बोलता, ट्राइमर। 4 मिले होते आपस में तो मैं क्या बोलता, टेट्रामर। ऐसे ही अगर बहुत सारे आपस में कंबाइन होते जा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर रुक ही नहीं रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, पॉलीमर। समझा, डाइमर पॉलीमर क्या होते हैं। अभी ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर क्या हो रहा था, BH3 करके कोई कंपाउंड था। ठीक है, ये कंपाउंड तो है, बट जैसे ही इसके पास दूसरा BH3 आ रहा था, ये दोनों हाइड्रोजन क्या कर रहे थे, बनाना बॉन्ड फॉर्म करके ऐसे स्टेबल हो जा रहे थे। तो ये तो अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, बट ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो इसको अब मैं क्या बोलूंगा, डाइमर। किसका डाइमर है ये, BH3 का डाइमर। कहीं पे भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ दिखा, डाइमर ऑफ BH3, इसका मतलब क्या होगा कि दो BH3 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए होंगे, इसी वजह से इसके लिए वो डाइमर वर्ड यूज कर रहा है। समझा। अब देखो, ऐसे ही दूसरा कंपाउंड है अपने पास BeH2। ध्यान देना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2। बट ध्यान से देखो, ये सेकंड वाले इसमें एंटर कर गया है। जब हम लोग लिखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p भी आता है, फिर उसके बाद 3s चालू होता है। तो 3s में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट 2 वाले सीरीज में इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब यहाँ पे 2p भी होगा, बट इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझा। तो जो इसका ग्राउंड स्टेट है वो इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में कितने हैं, 0 है। जब ये एक्साइटेड में जाएगा तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब इसके पास कितने ऑर्बिटल बचे, 2। ठीक है, मतलब बेरिलियम ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन से तो ये बॉन्ड बना ले रहा है, फिर भी इसके पास कितने बच रहे हैं, अभी भी 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब देखो बेरिलियम कैसे बॉन्डिंग करता है। मैंने क्या बोला, बेरिलियम पे कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 2, और 2 क्या होंगे इसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं दूसरे बेरिलियम को लेके आऊं यहाँ पे, तो उसके पास भी क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे और 2 वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। नेक्स्ट अगर बेरिलियम आएगा तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन
और 2 वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल कैसे फिल होगा? इस हाइड्रोजन से फिल हो सकता है क्या? बनाना बॉन्डिंग से। और इसका ऊपर वाला तो ये कंप्लीट कर देगा, और नीचे वाला कौन? ये वाला हाइड्रोजन करेगा। इसका भी ऊपर वाला ये करेगा, और आगे जो बेरिलियम होगा ये ऐसे ही कंटिन्यूअस फॉर्म में चलते जाएगा क्या? इसको इसने कंप्लीट किया, ऊपर वाले को इसने कंप्लीट किया। दिख रहा है? तो बोरॉन के केस में क्या हो रहा था कि दो आपस में मिल जा रहे थे और ऑक्टेट हो जा रहा था, बट इसमें ये चेन क्या होती जा रही है? आगे बढ़ती जा रही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डाइमर, ट्राइमर, क्या बोलूं? पॉलीमर। ये चेन रुकेगी नहीं, बेरिलियम हाइड्राइड चेन के फॉर्म में चलते जाता है। क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है। समझा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेरिलियम का? ठीक है, जब तक ये जुड़ा नहीं है तब तक तो क्या होगा? जब तक ये कंबाइन नहीं, खाली अगर मैं एक को पकड़ू तो पक्का। जुड़ा नहीं तो sp, और जुड़ गया है तो sp3। बट अगर मैं ऐसे दो ही मॉलिक्यूल तुमको बना के बोलूं कि ये बेरिलियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक बेरिलियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये इस पे चला जा रहा है, ये इस पे चला जा रहा है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एक बेरिलियम का? sp2, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ठीक है। तो जब पॉलीमर के फॉर्म में देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। बट नॉर्मली इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर डाइमर के फॉर्म में देखोगे तो क्या होगा? sp2। समझा? डाइमर क्या है? एक BH2 यहाँ पे, एक BH2 यहाँ पे, ये हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये भी बनाना बॉन्ड बनेगा ऊपर से, और ये भी बनेगा। तो जब दो ही मॉलिक्यूल होते हैं तो अपन इसको क्या बोलते हैं? डाइमर। तो बेरिलियम हाइड्राइड के पास ऑप्शन होते हैं, वो डाइमर भी बना सकता है, ट्राइमर भी, और पॉलीमर भी, कुछ भी फॉर्म कर सकता है। लिख लो इसको, बना लो, पीछे भी है, हाँ, थोड़ा सा लिख लो इसको फटाफट। दो ही बॉन्ड बना सकता है, बट इसी बेरिलियम के मैं दोनों बॉन्ड पे क्या डाल दूं? क्लोरीन डाल दूं, ठीक है। दूसरा कोई बेरिलियम है, उसके पास भी दो क्लोरीन है, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास भी है, और वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास भी है, राइट। तो होगा क्या? पहले क्या हो रहा था कि मोमेंटली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, बट इस केस में क्या होगा? क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर्स होते हैं? 6 ऐसे, राइट है। तो अब इस केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे बॉन्डिंग में। कौन इन्वॉल्व होगा? इसको जो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन क्या करेगा? वो ट्रांसफर कर देगा। इसको जो दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो लोन पेयर यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देखो, ये केस तो बनाना बॉन्ड का ही बन रहा है, लेकिन अब मैं इसको क्या बोलूंगा? कितने सेंटर है? एक, दो, तीन, 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में? दो यहाँ पे और दो यहाँ पे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझा? और ये भी कंटिन्यूअसली, हाँ, ब्रिज बॉन्ड ही है, बट उसका केस अलग था। उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे, इसमें कितने हो रहे हैं? 4 बॉन्ड। ये भी केस बनाना बॉन्ड का ही है, ब्रिज बॉन्ड का ही है,
बट अपन बोलते हैं ना, जैसे बनाना बॉन्ड एक ग्रुप है तो उसमें दो तीन पॉसिबिलिटीज होती है, तो ये सेकंड वाली पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉलीमर फॉर्म कर सकता है क्या आगे? बिल्कुल कर बिल्कुल कर सकता है। क्या होगा आगे? चलते जाएगा एज इट इज। ठीक है, देखो ऐसे, जब BeCl2 था तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ये मोनोमर था, दो मॉलिक्यूल मिले तो क्या बन गया? डाइमर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। ठीक है, फिर पॉलीमर जब बनाएगा तो चार बॉन्ड हो जाएंगे चारों तरफ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। देखो, एल्यूमिनियम भी कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 13th ग्रुप का। और 13th ग्रुप वाले कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम निकालोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। ठीक है, तो सेम लॉजिक है, पहले दो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, फिर एक, फिर जब ये एक्साइटेड में जाएगा तो एक यहाँ पे और दो यहाँ पे। मतलब जब एल्यूमिनियम बॉन्ड बनाएगा तो तीन बॉन्ड तो ये किसी न किसी से बना के लेगा, बट इसके पास स्टिल क्या होगा? एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो मान लो अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो कितने Cl लगेंगे एल्यूमिनियम को? तीन। 3d ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, बट 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, अब जब तू इसको एक्साइड करेगा तो s का p में चला गया, अब कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे क्या इसमें? और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं तो ये आगे नहीं जाएगा, तो ये प्रेजेंट तो होता है बट ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर तुम लोग को इसको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करना है तो इसकी एनर्जी तुमको बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होंगे। और पहली बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के आगे क्यों जाएगा? हो गया ना खत्म। तो एक्साइटेड स्टेट में एल्यूमिनियम तीन बॉन्ड बनाएगा और एक वैकेंट ऑर्बिटल रखेगा अपने पास ऐसे। ठीक है, तो अब देखो, अगर एल्यूमिनियम तीन क्लोरीन से बॉन्ड बना लेता है तभी भी इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल है। और हम लोग एक ही वैकेंट ऑर्बिटल क्यों ले रहे हैं पता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके? 6 हो चुके। अब इसको सिर्फ कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आगे जैसे ही दूसरा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आएगा, इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये पॉलीमर बना सकता है क्या? अब होगा क्या? क्लोरीन अपना लोन पेयर इसमें डाल देगा और ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसमें डाल देगा। कौन से टाइप का बॉन्ड बना है यहाँ पे? ब्रिज बॉन्ड तो बना है, बट कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन? 3 सेंटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। दूसरी चीज, ये पॉलीमर बना सकता है क्या? पॉलीमर नहीं, नहीं बनाएगा पॉलीमर, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो इसको फर्दर बॉन्डिंग करने की जरूरत है क्या? पॉलीमर कौन बनाते हैं? जिनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ रहता है बट वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इस केस में इसका क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन भी हो गए 8 इसके पास, तो ये फर्दर बॉन्डिंग नहीं करता। तो AlCl3 कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा? Al2Cl6, राइट है? या फिर इसी को तुम क्या लिख सकते हो? 2AlCl3। या तो ऐसे लिखोगे या तो ऐसे, ऐसे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे एग्जिस्ट करता है? हमेशा डाइमर के फॉर्म में। ठीक है, प्लेन पे कितने एटम होंगे इसमें? प्लेन पे कितने एटम होंगे? 6 होंगे ना। एक, दो, ये एल्यूमिनियम, 4, 5, 6, ये क्लोरीन प्लेन के ऊपर, ये क्लोरीन प्लेन के नीचे। तो 6 प्लेन पे होंगे और दो नॉन प्लेनर होंगे इसमें। यही तो थोड़ा टाइम पहले बताया था ना। जो ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाता है, बाकी सब तो प्लेन पे ही रहेंगे। अब देख,
एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन, जो स्टेबल बॉन्ड है वो किस पे होंगे, प्लेन पे होंगे। जो अनस्टेबल हैं जैसे ये है, ठीक है, ब्रिज बॉन्ड क्या होते हैं, झोल झाल करके बनाए गए रहते हैं, तो झोल वाले बॉन्ड क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो ये प्लेन के ऊपर चला जाता है और ये दूसरा वाला प्लेन के नीचे। तो प्लेन पे कितने एटम हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेन पे हो गए और ये दोनों नॉन प्लेनर हो गए। मैं AlCH3 6 बनाना चाहूं, CH3 थ्राइस, तो बना सकता हूं क्या। एक एल्यूमिनियम पे क्या मैं 3 मिथाइल लगा सकता हूं। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अगेन ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, दूसरे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट मिथाइल के पास क्या सिस्टम होता है, इसके पास होते हैं क्या बाहर लोन पेयर डोनेट करने के लिए, नहीं होगा। तो ये दोनों मिथाइल अब कैसे काम करेंगे, एज अ हाइड्रोजन, मतलब मोमेंटरली ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी ट्रांसफर होगा और इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी ट्रांसफर होंगे। तो इसमें कौन से टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, 3 सेंटर और कितने इलेक्ट्रॉन, अब 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, सेंटर तो 3 है इनका बट इलेक्ट्रॉन 2 ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लोरीन के केस में क्या हो रहा था, उसके पास अपना लोन पेयर था तो वो डोनेट कर दे रहा था। तो यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेंगे। क्लियर हुआ दोनों। Al2, हाँ ये कैसे बनेगा इसका, CO3 नहीं है रे, Al2CH3 6 बनेगा, ऐसे करके कंपाउंड फॉर्म होगा डाइमर के फॉर्म में। Al2, Al2 CO3, ये एल्यूमिनियम ये है रे, क्या कार्बाइड है, क्या है, क्या बोलते हैं, CO3 कहाँ दिखा है तेरे को, ये तो तुमको लिखना ही है। और साथ में अगर ये वाला तुमको समझ में आए तो मेरे को बताना, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। I2Cl6, और यहाँ पे जो थीटा वगैरह दिया है वो भी एक बार चेक करना बराबर है कि नहीं, बराबर तो है ही वैसे। θ1 इसको मैंने बोला है, θ2 इसको और θ3 इसको, तो जो ग्रेटर एंगल होगा वो सबसे ज्यादा θ1 का बड़ा होगा, फिर 3 का होगा, फिर 2 का होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से θ2 क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है एंगल। लिखो इसको, बॉन्ड पैरामीटर्स, रूल्स नहीं रहे, वही होता है वो सब, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, यही सब तो बॉन्ड पैरामीटर होते हैं। तुम लोग ना कहाँ जा रही है दुनिया। चलो ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले लिखो बॉन्ड एंगल। क्या होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। किसी भी एटम में दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। जैसे अगर मैं कोई यहाँ पे डी जोड़ दूं तो इनके बीच में जो होगा वो एक और थीटा हो जाएगा, 1 2 लेके चलो। एक और जोड़ दूं, मान लो यहाँ पे ई आ गया, तो इसके बीच में कुछ अलग एंगल हो सकता है और इनके बीच में कुछ अलग एंगल हो सकता है। तो एटलीस्ट बॉन्ड एंगल निकालने के लिए तुमको दो बॉन्ड चाहिए। मैं एक का बॉन्ड एंगल निकाल सकता हूँ क्या, ठीक है। एक का क्या हो जाएगा, 180 की 360, ये 360 पे ही है रे, जले भाई जीरो, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि ये बॉन्ड एंगल कितना, 180 है। यहाँ पे तो कोई बॉन्ड एंगल है ही नहीं,
ठीक है, तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए एटलीस्ट 2 बॉन्ड होने जरूरी है। क्लियर है? अब तुम लोग मेरे एक एग्जांपल का आंसर दो। CH4 C डबल बॉन्ड ये और ये, ठीक है, राइट है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3। इसका ज्योमेट्री बताओ या शेप। टेट्राहेड्रल होता है रे, sp3 हमेशा टेट्राहेड्रल होगा। इस वाले कार्बन का बताओ हाइब्रिडाइजेशन। sp2। शेप ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp। शेप लीनियर, ठीक है। तो जो चीज लीनियर है, एक लाइन में है, उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180, ठीक है। जिस चीज में मान लो कि ये कार्बन था और इससे 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, और एक कार्बन है जिससे 4 चीजें जुड़ी हुई हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा या इसका? तीन वाले का ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पूरा एंगल कितने का है? 360 का। अगर मैं इसको 3 बॉन्ड से डिवाइड करूं तो एक एंगल कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। और 360 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? 90, राइट है। इसका मतलब जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पहले नंबर आप कुछ भी हुला हुल देते तुम लोग। क्वेश्चन नहीं पता, आंसर दे डाला उसने। एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? एस कैरेक्टर ये भी निकालना बताया था मैंने। एस कैरेक्टर कैसे निकालते हो? एस का 1 है और टोटल कितने? 2 है, इंटू 100 क्या हो जाएगा? 50। तो sp में एस कैरेक्टर कितना? 50%। sp2 में कैसे निकालोगे? एस का 1 है, टोटल कितने? 3 है, इंटू 100 तो कितना आ जाएगा? 33.33। और sp3 में कितना है? एस का 1 है और टोटल 4 है, इंटू 100 तो कितना आ जाएगा? 25। तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें? इसमें है, राइट है। और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल भी किसका है? इसी का है। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि बॉन्ड एंगल is directly proportional to percentage as character। पक्का? समझा ये सबको कैसे निकाला मैंने? जिसके अंदर एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। खत्म। दूसरा, तुम लोग मेरे को इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो क्या? NO2 प्लस और NO2 माइनस। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर क्या होगा मालूम है? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। ऑक्सीजन कितने बनाता है? 2। एक ऑक्सीजन तो 2 बना रहा है, दूसरा वाला 1 बना रहा है, ठीक है। और एक प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज हमेशा किसके ऊपर आता है? सेंट्रल एटम पे। तो अगर इस पे मैं प्लस चार्ज डाल देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन ने एक और इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, मतलब इसके ऊपर भी डबल बॉन्ड हो गया होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन और एस कैरेक्टर बताओ। और इसमें देखो, नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है। माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है मतलब क्या हुआ होगा? किसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा? नहीं रे, माइनस चार्ज हमेशा कॉर्नर पे
कॉर्नर पे आता है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर मैं 2 बॉन्ड बना दूं तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और इसके ऊपर एक लोन पेयर हो जाएगा, राइट। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या आएगा। सिग्मा सिग्मा sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें सिग्मा 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 sp2। परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है, इसका। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, समझा ये एग्जांपल सबको। तो बॉन्ड एंगल जब भी निकालना होगा तो हम लोग क्या पहले चेक करेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो ऐसे लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, और भी एग्जांपल को कंपेयर किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनका एस कैरेक्टर निकाला है, फिर उनका बॉन्ड लिखा हुआ है। बॉन्ड एंगल याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो कुछ कॉमन है, जैसे टेट्राहेड्रल में 107 का होता है बॉन्ड एंगल, तो ये जो नॉर्मल है ये तुमको याद होने चाहिए। वाटर का है 104 समथिंग ऐसा होता है, तो ये सब पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये सब जो पैरामीटर्स है ये खाली पढ़ने के लिए हैं, इनके नंबर्स को रट्टा नहीं मारना है कि ये नंबर हम लोग कैसे याद रखें। पहले केस में मैं किस बेस पे चेक कर रहा था बॉन्ड एंगल, कि हाइब्रिडाइजेशन देखूंगा, और जिस हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। ये मेरा पहला केस था। सेकेंड केस क्या आता है उसी में, कि मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल दिए हुए हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली सेम है, तब तुम क्या करोगे, तब तुमको कैसे पता चलेगा। जैसे वाटर का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और NH3 का भी sp3 है, और CH4 का भी sp3 है, तो एस कैरेक्टर तो सब में सेम ही आएगा, तो तुम बॉन्ड एंगल कैसे निकालोगे। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम देन चेक द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, हायर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम लोअर विल बी द बॉन्ड एंगल। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाता है सबका तो लोन पेयर चेक करो, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि लोन पेयर क्या करते हैं, रिपल्शन ज्यादा करते हैं, और जब वो चीजों को रिपेल करेंगे तो उनका बॉन्ड एंगल धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा, राइट है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो क्या देखना है अपने को, लोन पेयर, जिस पे लोन पेयर ज्यादा होंगे उस पे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। अब तुम लोग मेरे को बताओ ऐसी वर्बली, अगर मैं तुमको बोलूं CH4 वाटर और NH3 पे कितना लोन पेयर होता है, एक। वाटर पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2। और CH4 पे कितना लोन पेयर होता है, 0। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, हो गया खत्म, खलास, फिनिश, टाटा बाय बाय। कार्बन जब CH4 पे तो ऐसे है, बट जब कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे और एक लोन पेयर होगा, तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, जिसके वजह से जो बॉन्ड खुले खुले थे पहले, अब ये लोन पेयर उनको क्या करेगा, अंदर की तरफ दबा देगा। तो अगर मैं तुमको बोलूं CH4 और CH3 माइनस में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा दिख रहा है, इसका या इसका, CH4 का। तो इससे यही साबित होता है ना कि जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लोन पेयर के। लोन पेयर जितना बढ़ेगा बॉन्ड एंगल उतना उतना क्या, कम होगा, समझा। तो ये एग्जांपल्स देखिए आप लोग और मुझे बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। CH4 CH3 माइनस का मैंने बताया, SO3 और SO2 का देखो स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल तुम लोग अज्यूम कर सकते हो, NO3 माइनस और NO2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखो बनाया गया है। तो देख लो जो नहीं समझ रहा है, फिर देखो CH4 NH3 और वाटर, मैंने तुमको बोला था NH3 में एक लोन पेयर होता है
वाटर में 2 होते हैं, ठीक है, इसमें एक भी नहीं है, राइट। तो जिसके पास जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल CH4 का विच इज 109 डिग्री। याद करने की जरूरत नहीं है, NH3 का बॉन्ड एंगल 107 और वाटर का 104। सबको हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हुआ तो लोन पेयर देखूंगा। थर्ड केस में देखो वो क्या बोल रहा है, इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर आर सेम देन चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एज वेल एज सराउंडिंग एटम। अगर कोई दो मॉलिक्यूल दिए हैं या मल्टीपल मॉलिक्यूल्स दिए हैं जिसमें मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, तब हमको देख के क्या लगेगा कि इनका बॉन्ड एंगल भी सेम होगा, बट ऐसा नहीं होता है। थर्ड केस में तुमको क्या देखना है, अगर सारी चीजें सेम हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो किसकी, सेंट्रल एटम की। ध्यान से देखना है, ये बहुत इजी केस है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सराउंडिंग एटम, ठीक है। अब इसमें भी दो केस आते हैं। पहला केस में क्या बोल रहा हूं कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो जाए। मान लो एक ये मॉलिक्यूल है, तुम लोग अज्यूम करना एक ये मॉलिक्यूल है मेरे पास और एक ये मॉलिक्यूल है। मैं तुमको बोलता हूं ये जो B है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट ये जो A है और C है ये दोनों क्या है, सेंट्रल एटम है। अब देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। अगर C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है A से तो ये जो बॉन्डेड पेयर होंगे वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, C की तरफ, राइट है। और इन दोनों में अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, सराउंडिंग एटम की तरफ, राइट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट है। अगर C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड पेयर को अंदर खींचेगा और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कंपेयरिंग टू इसके। तो अगर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम है तो हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे किसकी, सेंट्रल एटम की। तो जो सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। जैसे इसका अगर मैं θ1 लूं और इसका θ2 लूं तो देखो θ1 ग्रेटर हो जाएगा θ2 से। इसका रीजन भी मैंने तुमको बताया। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा केस इसी में क्या आ जाता है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए और सराउंडिंग की बढ़ जाए, तो वो अपन आगे देखेंगे। ये क्लियर हुआ सबको। If electronegativity of central atom is high, then bonded pair of electron will be more closer to the central atom, and in order to minimize the repulsion, bond angle will be increases. तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे देखो फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, ठीक है। तो ऊपर वाला जो एलिमेंट है फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फॉस्फोरस है, ठीक है। तो तीनों में आयोडीन कॉमन है, इनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट है। तो देखो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 102, फिर 100, फिर 99। बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है बट एटलीस्ट तुम वेरीफाई कर सको इतना चेंज तो आता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये नंबर्स अपने को याद नहीं रखने, तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछते हैं। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि PI3 का एंगल बताओ मेरे को, वो तुमको 3-4 ऑप्शन ऐसे ही दे देंगे, बोलेंगे कंपेयर करके बताओ किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, बट फिर भी मैं कैसे वेरीफाई कर रहा हूँ कि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, क्योंकि तीनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। तो फॉस्फोरस के ग्रुप में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फॉस्फोरस ऊपर आता है, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, राइट। तो ज्यादा
ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन हैं वो खींचेंगे फास्फोरस की तरफ, कंपेयरिंग टू इन दोनों। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम खींचेगा, ये और कम है तो और कम खींचेगा। तो जैसे जैसे फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब रिपेल करेंगे तो ये स्ट्रक्चर मेरे को ऐसे दिखने के बजाय थोड़ा दूर दूर दिखने लगेगा, आयोडीन थोड़े दूर दूर चले जाएंगे, तो इसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा फिर इसका होगा, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर आर सेम, अंग्रेजी में।